हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो अपलोड कर रहे थे उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीजें देख ली थी। आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। हमने वोल्टेज पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ रहे हैं हमने? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में पढ़े थे। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसमें से कह रहा है ना कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस तरह समझिए, ये मार्कर एक कंडक्टर है तो ये जो इसका है ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। उम्मीद है सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा। यदि इस तरह समझिए कि जो ये हमारा मार्कर है, यदि ये पूरा का पूरा क्या है, जो मार्कर है वो क्या है? एक वायर है। तो ये जो है इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये वाला जो चीज है ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि मान लीजिए मैं बोलूं कि इस वायर से 40 कुलाम्ब। अच्छा, कुलाम्ब अब आपको याद होगा, मतलब ये मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ? चार्ज। कुलाम्ब किस चीज का यूनिट होता है? चार्ज। तो बोले 40 कुलाम्ब चार्ज यहाँ से फ्लो किया, मैं बोल रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कितने सेकंड में फ्लो किया? तो मैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए लिया टाइम कि 8 सेकंड में फ्लो किया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आप इस तरह लिखिए कि हमने देखा यहाँ पे कि 8 सेकंड में 40 कुलाम्ब चार्ज क्या कर रहा है? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है। तो अच्छा, मैं पूछूं आपसे 1 सेकंड में क्या हो रहा है? तो जब भी ज्यादा का देके कम को पूछता है तो हम उसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक। और ये क्या आ गया? 5 कुलाम्ब पर सेकेंड। 5 कुलाम्ब पर सेकेंड। अब यही जो आता है कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। द चार्ज, द रेट ऑफ the rate of flow of charge from cross section area of wire in per unit time is called as इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सुनिए, जस्ट मैंने जो आपको एग्जाम्पल में समझाया बस उसी चीज को मैंने सेंटेंस में लिख दिया। जस्ट मैंने उसी चीज को क्या कर दिया है? सेंटेंस में लिख दिया है कि क्या होता है द रेट। रेट मतलब होता है पर यूनिट, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे। जितने भी समय में आप एक यूनिट कितना लेंगे? 1। तो 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे में किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया। जो 1 सेकंड में फ्लो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, हम ऊपर क्या रखे थे? ऊपर किस चीज को रखे थे? चार्ज को। किसको रखे थे? चार्ज को। और नीचे किसको रखे थे? टाइम को। तो आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। तो आई बराबर क्यू अपन टी, ये आपके बुक में बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूले का मतलब समझ सकते हैं। आई बराबर क्यू अपन टी होता है। अब इसका अर्थ आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसके आगे जस्ट आगे कुछ बातों को और बढ़ता, तो बहुत सिंपल सी ये टॉपिक चल रही, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या पढ़ लिए? आई बराबर क्यू अपन टी। अच्छा, आपको पता है कि जो यूनिट हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। अब सुनिए, क्यू मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, ये जो आया ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट। लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग किसके बराबर बोल देते हैं? चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि एम्पियर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जो बराबर होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। किसके बराबर? 1 कूलम्ब पर सेकेंड। जब किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेक्शन में फ्लो करता है तो वो कितने करंट के कितने एम्पियर के करंट के बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के करंट के बराबर है। कितना एम्पियर करंट? तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ हमने फॉर्मूला पढ़ा और उससे आप न्यूमेरिकल भी आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, कुछ बातें बुक में है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कहता है कि एक कंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम। और इन एटम में क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जब तक
ये कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे, कोई इधर कोई इधर। ये डायग्राम ऐसा आपको बुक में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ठीक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रैंडम मोशन का मतलब कि वो कहीं भी जा रहे हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो इधर उधर कहीं भी जाते रह रहे हैं। तो इस ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। लेकिन जैसे ही हम बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा। देखिए, जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री थे, अब वो क्या हो जाएंगे। देखिए, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। ये क्या हो गया, माइनस। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चाहे इस तरह की थी, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक। ये प्लस है और ये माइनस। तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, किधर की ओर जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। और आपको पता होगा कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तो ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, करंट का, और ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। ये किसके वजह से हुआ, तो बैटरी लगाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सब क्या होता है आपको समय के साथ ज्यादा समझ में आएगा, अभी बस सुनते रहिए। बैटरी लगाने की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाता है एक डायरेक्शन में। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है इतनी बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी। अब आपको एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ। देखिए, हम लोग अभी कल वाले लेक्चर में एक चीज पढ़ के आए, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्या, वोल्टेज। क्या पढ़ के आए हम लोग, वोल्टेज। आज हमने एक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, जिसे हम सिंपल वर्ड में क्या बोले, तो करंट। क्या बोले, करंट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये दोनों में रिलेशन है। उस रिलेशन को बताया था ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, ओम्स लॉ। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, ओम्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं 1-2 सेकंड के लिए हटा हूं, आपको जो भी नोट करना हो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक हो गया कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सुनिए, तो ओम्स लॉ एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। ओम्स लॉ एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ओम्स लॉ लिखने के लिए आता है तो लड़के ना, ओम्स लॉ तो भाई सबको याद हो जाएगा, लेकिन उसका याद रखिएगा उसके कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। क्या, नोट में, कि जब भी ओम्स लॉ लिखेंगे तो ऊपर डिस्क्लेमर इसका लिख दिया जाता है कि ये सभी बातें हम किसके लिए लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब इस पूरे दौरान, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। हम पूरे के पूरे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, ओम्स ने क्या बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है, इसका मतलब ये है कि जब लेफ्ट साइड वाला बढ़ेगा तो राइट साइड वाला भी अपने आप बढ़ेगा, जब लेफ्ट साइड वाला घटेगा तो राइट साइड वाला भी अपने आप घटेगा। मतलब इस तरह समझिए, मैं जितना ज्यादा दिन भर में पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो मेरी वर्किंग आवर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और मेरी मनी जो दोनों है क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। उसी तरह तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। तो उसी तरह वोल्टेज और करंट भी आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा करंट भी बढ़ेगा, मैं जितना ज्यादा वोल्टेज को घटाऊंगा करंट भी उतना ज्यादा घटेगा। तो ये हमको कैसे पता लगा, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो हमें करंट भी बढ़ते हुए दिख रहा था, हम वोल्टेज घटा रहे थे तो करंट भी घटते हुए दिख रहा था। तो इस तरह हमने एक्सपेरिमेंट करके बनाया। तो ओम्स लॉ आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अब सुनिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फिजिक्स कहता है कि हर चीज को हम इक्वेट करते हैं, हम इस तरह छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, इक्वेलिटी का साइन। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी से इक्वेलिटी आता है तो एक कांस्टेंट, याद रखिएगा अच्छे नियम है, एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड होता है उसका नाम क्या है, आर। उसका नाम क्या है, आर।
अब आर क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ जो भी है वो है वोल्टेज, क्या है वोल्टेज, जो आई है वो क्या है करंट, क्या है करंट, और जो ये आर नया हमको मिला ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इस एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि ये एक्सपेरिमेंट किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। तो इस यहाँ से ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू आई आर, और ये जो V इक्वल टू आई आर है इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट और हर जगह यूज होता है। अब थोड़ा सा हम आइडिया यहाँ पे रेजिस्टेंस का ले लेते हैं, नहीं तो हमारा रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी बहुत सही तरीके से कंसेप्ट है और उसका न्यूमेरिकल भी बनता है जो हमारा अगला वीडियो में कवर होगा, लेकिन ये आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस अब क्या होता है, अब सुनिए। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, इस तरह समझिए ये एक कंडक्टर है, ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इधर जाना शुरू करता है, इस एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकला इधर की ओर जाना शुरू किया, इस इलेक्ट्रॉन से भी निकला इधर की ओर जाना, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है इसका टक्कर किससे होता है, इस एटम से, फिर इस इलेक्ट्रॉनों का टक्कर किससे होता है, अगले वाले एटम। इस टक्कर के कारण जो करंट है उसे रोकने की थोड़ी सी क्षमता किसके पास होती है, जो ये करंट है उसमें रुकावट पैदा होती है, और इस रुकावट वाले जो ये तरीका है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यही होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, that property of a conductor, that property of a conductor due to which it resist the flow of current in itself। मतलब कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अपने अंदर करंट के फ्लो को क्या करता हो, रोकता, और ये होता कैसे है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के टकराने के कारण, इलेक्ट्रॉन के टकराने के कारण। इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलता है और अगले वाले एटम से टकराता है, उसकी स्पीड फिर कम हो जाती है, फिर अगले वाले से टकराएगा, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि ओम्स लॉ में V और I के बीच में क्या रिलेशन बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन V इक्वल टू आई आर जो है ये हमें कंप्लीट रिलेशन देता है और इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मिलता है। तो आप इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, और रेजिस्टेंस का मैंने जस्ट डिफिनेशन दिया है, रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर अगला होगा। तो अगला हमारे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस को भी कंप्लीट कर ले, रेजिस्टिविटी कंप्लीट कर ले, फिर आने वाले 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।